चलिए देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के विकास के बारे में कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ और क्या था इसका कारण। देखिए, जब भी ये होता है तो कहा जाता है कि संविधान का विकास ईस्ट इंडिया कंपनी, नाम तुरंत लिया जाता है भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी। इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम लिया जाता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी आखिर क्या चीज है और क्यों इसी की भूमिका है संविधान के निर्माण में, तो वो देखिएगा। सबसे पहले अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात की जाए कि ईस्ट इंडिया कंपनी क्या चीज़ है, चाहे कैसे आए और कैसे ही इसी को माना जाता है कि समझिए, तो बता रहे सबसे पहले इसका इतिहास देखिएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत में था, जिसके द्वारा अंग्रेजों ने गुलाम बनाया भारत को। तो सबसे पहले क्या हुआ कि सन 1670 में, सन 1670 में, सन 1670 में ब्रिटिश सम्राट, सन 1670 में ब्रिटिश सम्राट ब्रिटिश सम्राट सन 1670 में ब्रिटिश सम्राट, क्या नाम था ब्रिटिश सम्राट का? तो चार्ल्स द्वितीय। क्या नाम था? चार्ल्स द्वितीय नाम था। चार्ल्स द्वितीय है, इसका नाम था चार्ल्स द्वितीय। ये चार्ल्स द्वितीय था, हालांकि थोड़े अंग्रेजों के नाम उठाम होते हैं। चार्ल्स द्वितीय, इसने क्या किया कि एक चीज दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेशों के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी को विदेशों के साथ क्या करने के लिए कहा कि भाई आप लोग इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अनुमति दे दी। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अनुमति दे दी, अनुमति प्रदान कर दी, अनुमति प्रदान की कि आप क्या करो, विदेशों के साथ यानी दूसरे देशों के साथ युद्ध लड़ने व उपनिवेश करने का, यानी आप युद्ध भी लड़ सकते हो उनसे, युद्ध लड़ने और उस उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी। उपनिवेश स्थापित करने की, उपनिवेश स्थापित करने की अनुमति दे दी इस चार्ल्स द्वितीय ने। अब ये लोग जैसे ही हुआ भाई, नहीं कहते हैं कि कोई लड़का थोड़ा सा ही कह दिया जाए कि तनी मनबड़ हो और उसको छूट दी जाए, भाई जाओ जहाँ मन करे लड़ भिड़ करके आना, कोई दिक्कत नहीं, बकिया कुछ होगा तो हम संभाल लेंगे। ये सब इससे मनबड़, एक कंपनी वालों को मिल गया अधिकार कि भाई कहीं भी लड़ना बढ़ना है, अपना ये सब क्या किया, अपना डोरा डमोला जो भी था कंपनी लेकर के। तो सबसे पहले ये तो इनको अनुमति मिली गई। अब अनुमति मिली तो ये लोग क्या किए, ये कंपनी सबसे पहले अपना झोला बोला, या कह दिया जाए कि झोला बोला, या जैसे कहते हैं ना कि बेड़ा लेकर के सन 1608 में
सन 1608 में सूरत, सन 1608 में अभी अपना बेड़ा लेकर के कहां से भागे, सन 1600 सूरत के बंदरगाह पर, सूरत के बंदरगाह पर, ठीक, सूरत के बंदरगाह पे आए और ये पहली बार था जब ये भारत में आए थे, पहली बार। कोई पूछे भाई कब आए थे, तो पहली बार भारत में, पहली बार भारत में आए ये लोग कहाँ थे, सूरत में, 1608 में, कहाँ, सूरत बंदरगाह। अब इसके बाद इसमें आने का ऐलान कब हुआ, किसने किया था, ये भी देख लीजिए कि किसने ऐलान किया कि नहीं, कि भारत जाना है, जैसे नहीं होगा कि भैया अनुमति मिल गई, लड़ जाओ, लड़ो, और जहां से वो लूटपाट करके लेके आओ, चाहे एक तरीका बता रहा हूँ। अब इसके बाद पता चला तो सबसे पहले ये लोग क्या हुआ कि सन 1608 में आया, कहाँ पे, 1608 में सूरत बंदरगाह पे, यानी कि पहली बार भारत आया, ठीक। अब पहली बार भारत आए तो उसमें का अब कह दिया जाए कि जैसे नहीं होता कि सबसे खुरापाती आदमी, दुष्ट तरीके का, जैसे नहीं होता बदमाश टाइप, तो इस 1608 में सबसे खुरापाती व्यक्ति का नाम, खुराफाती नहीं कहते हैं कि एकदम खुराफाती होगा, कैप्टन विलियम बैंक्स था, कैप्टन विलियम, सबसे खुराफाती आदमी, अपना हाथ में झंडा डंडा लेकर के तुरंत चल दिया, कैप्टन विलियम हॉकिंस। ये बेचारे क्या किए, अपना डंडा उंडा लेकर के चला, यानी कि जहाज लेकर के, डंडा नहीं, जहाज लेकर के, और जहाज का नाम जो पानी वाला जहाज था, जहाज का नाम हेक्टर था, हेक्टर। इस जहाज को लेकर के ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसमें कैप्टन जो था कैप्टन विलियम हॉकिंस, जहाज अपने हेक्टर को लेकर के भारत आने का ऐलान किया, भारत आने का ऐलान, भारत आने का ऐलान किया, ठीक। अब इसके बाद देखिएगा, ये तो है कि नहीं कि ब्रिटिश साम्राट जो था उसका तो कराया कि ब्रिटिश साम्राट जो था चार्ज दी थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक अनुमति प्रदान की कि क्या करो, विदेशों के साथ युद्ध लड़ो, उपनिवेश स्थापित करो, कोई दिक्कत नहीं है। अभी सब अपना क्या किए, डेला डबाला लेकर के आ गए 1608 ईस्वी में, कहाँ पे, सूरत बंदरगाह, यानी पूछे कि पहली बार भारत कब आए, तो 1608 में। अब इसमें एक सबसे दुष्ट व्यक्ति बात की जाए, जैसे नहीं तो बड़ा खुराफाती है, तो ये अपना झंडा लहराते हुए चलना है, अपना 1608 ईस्वी में कहाँ आ गया, इसने ऐलान कर दिया कहाँ आने का, भारत आने का। अब देखो आए सब तो क्या किए, आने के बाद क्या हुआ, कौन से खुराफाती की इन्होंने, तो जब ये लोग आए तो आदेश मिल चुका था जा करके लड़ना भिड़ना है, इसके बाद अपना कब्जा करना है, कब्जा करके अपना उपनिवेश स्थापित करना है। तो अब देखिए क्या हुआ, तो जब सबसे पहले आए, देखिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंडिया कंपनी है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, ठीक। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ आ गई भाई, भारत, कहाँ आ गई, भारत। तो भारत में सबसे पहले इनका सामना जो था, सबसे पहले जो इनका सामना था डच और पुर्तगालियों से हुआ। भारत में सबसे पहले सामना, सबसे पहले सामना, कोई पूछे कि सबसे पहले सामना, तो डच से और पुर्तगालियों से, इनसे हुआ, डच पुर्तगालियों से हुआ। इसके बाद इन लोगों ने क्या किया, देखिए ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी सबसे पहले पहुंची, अभी हालांकि पहले बताया 1608 में पहुंची भारत, यानी सूरत बंदरगाह पे। तो सबसे पहले इनका सामना होगा किससे,
कैसे कि आदेश था कि भाई, क्योंकि आदेश था भाई लड़ो, उपनिवेश स्थापित कर लो। सबसे पहले लोग लड़े, इनसे इनकी हो गई हार, इनकी हो गई हार। अब इसके बाद एक कंपनी ने, इस कंपनी ने क्या किया, जब हार हो गई तो वहां के जो तटीय क्षेत्र थे, तटीय क्षेत्र उस पर जमा लिया कब्जा कर लिया, अधिग्रहण कर लिया। ठीक, कब्जा कर लिया, जिसको कहा जाता है अधिग्रहण करना, हक जमा लेना, क्योंकि यही सब करने के लिए इन लोगों को आदेश मिला था। तो जब कब्जा कर लिया तो अब इसके बाद इनका सामना होगा किसका, मुगलों से। मुगलों से सबसे पहले इनका सामना किससे हुआ, अब इसके बाद इनका सामना हुआ किससे, मुगलों से। ठीक, तो जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी आई तो मुगल में सबसे पहले सम्राट अकबर, कौन, अकबर। ठीक, अकबर। और जब अकबर की बात बताया जाए तो उस समय ये लोग मुगलों से भाई परास्त थे, मतलब उनको हरा नहीं सकते थे। तो इनका हालांकि कोई बहुत खास नहीं, बस इन्होंने भाई कहा ठीक है अपना शांति से जो है व्यापार करना है करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मुगलों में एक बंदा और था, वो सख्त लौंडा था, यानी मान के चलो उसका नाम औरंगजेब। औरंगजेब इससे था। ये क्या किए, सबके व्यापारियों को इनको कराया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कर के लिए, और सबके लिए भाई करे कि भाई यहाँ पे व्यापार करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, कर देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा आपको। अभी लोगों को पहले से था कि भाई झगड़ा करना है, तो इन्होंने क्या किया, अपने युद्ध को तैनात कर दिए लड़ाई लेने के लिए। लेकिन इस सख्त आदमी, इसने इन लोगों को धूल चटा दी, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी को। ईस्ट इंडिया कंपनी इनसे हार गई। यहां पे औरंगजेब से जब ईस्ट इंडिया कंपनी का सामना हुआ तो ये क्या हो गई, हार गई। अब देखिएगा कौन से किस युद्ध में हुआ था। देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी और औरंगजेब, तो यहाँ पे युद्ध का थोड़ा सा चर्चा कर लीजिए। जानते हैं कौन, किस शरारती बंदर को इसने हरा दिया था, उसका नाम था, कराया कि उसका नाम था, देखिए एक मिनट, कराया कि उसका जोसेफ चाइल्ड नाम था, सर जोसेफ चाइल्ड नाम था उस बंदे का, जिस बंदर को हराया था उसका नाम सर जोसेफ चाइल्ड, सर जोसेफ चाइल्ड नाम था, चाइल्ड। ठीक, इसीलिए इस युद्ध का नाम चाइल्ड युद्ध पड़ा, युद्ध का नाम चाइल्ड युद्ध पड़ गया। चाइल्ड युद्ध क्या पड़ा, चाइल्ड युद्ध पड़ा। अब इसके बाद कराया कि चाइल्ड युद्ध जो था 1686 में, 1686 में शुरू हुआ था, 1686 और चला 1690। भाई मुगल थे, औरंगजेब पहले से जाना था भाई सबसे क्रूर शासक, अगर मुगलों में नाम लिया तो औरंगजेब का। इसने क्या किया कि इन लोगों के जो यूरोप में कंपनियां थी, सॉरी जो सूरत में जो कंपनी थी, सूरत की कंपनी को तबाह कर दिया, कंपनियों को तबाह कर दिया। अब देखो अभी यही नहीं मानना है, तबाह तो किया है, साथ में जो कंपनी के कर्मचारी थे, कंपनी के कर्मचारी, उनको क्या किया कि जंजीर से बंधवा करके पूरा घुमाया अपने क्षेत्र में, अपने राज्य में कर्मचारियों को पूरा घुमाया। अब इसके बाद ये अंग्रेज भाई ये भी कम नहीं, अब ये लोग क्या करने लगे कि सबसे पहले क्या लिखे, माफीनामा लिखे, माफीनामा लिखे भाई कि नहीं कि ऐसे है कि गलती हो गई है हम लोगों से,
एक काम करे कि भाई हम लोग बहुत शर्मिंदा हैं, माफीनामा बेचारा पिघल गया और उसने क्या कर दिया, माफी दे दी। माफी दे दी, ठीक है, चैन से रहो, आराम से व्यापार करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन बशर्ते शरारत मत करना। ऐसा करके उसने माफी दे दी। अब माफी दे दी तो अब इनका व्यापार धीरे धीरे होने लगा। लेकिन औरंगजेब की मृत्यु के बाद, औरंगजेब की मृत्यु के बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद हुआ क्या, देखिएगा ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद अब हुआ किसका, सन 1757 के ईस्वी में प्लासी की लड़ाई, प्लासी युद्ध। देखिए अब इसी में ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत होती है और उसके बाद धीरे धीरे उसका वर्चस्व जो है, उसका जो अधिकार है, धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो सुनिएगा, अब इसके बाद यहाँ पे हुआ युद्ध। तो उस समय जो कराया कि प्लासी का युद्ध हुआ, तो भाई ये सब हार चुके थे एक बार। तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ उपाय लगाया जाए। तो इन्होंने सबसे पहले वहाँ का नवाब जो था, सिराजुद्दौला नवाब जो था, देखिएगा एक कहानी सुनिए, इसके बाद आगे बताएंगे। नवाब जो था, ये नवाब सिराजुद्दौला, नवाब सिराजुद्दौला। अब इसका एक सेनापति था, इसका सेनापति का नाम मीर जाफर, ई ससुरा गद्दार। तो इन्होंने कहा भाई ये तो देख रहे हैं जो मुगल साम्राज्य वाले बड़े काफी सख्त हैं, सबसे तो लग रहा है कि काम बनेगा नहीं। तो उसने क्या किया कि एक इस कंपनी के जो चीफ थे, क्लाइव करके, कंपनी के चीफ का नाम क्या था उस समय, वो मुखिया कहा जा सकता है, रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव ये क्या किया कि सबसे पहले दिमाग लगाया, भाई इस तरीके से युद्ध तो जाना नहीं जा सकता। नहीं होता है कि कहीं, अरे यार जैसे किसी ऑफिस में चले जाइए, तो अगर सभी लोगों को ये हो कि नहीं चलो सबका इस तरह से काम होगा कि नहीं, तो कुछ लोग होते हैं ना जुगाड़ वाले, कहते हैं भाई अरे देखिए साहब कुछ ले दे करके काम करवा लीजिए। तो 2-4 पैसा दे करके किसी को ढूंढते हुए, कोई ऐसा कर्मचारी जो 2-4 पैसा लेकर के तुरंत काम कर दे। तो इसने ऐसा ही काम किया, इसने एक आदमी खोजा कि भाई क्या है कि ऐसा कोई हो जो क्या करे, कुछ ले दे करके, दिमाग लगाया कि भाई लड़ाई करनी है तो कुछ ले दे करके माहौल बदले। तो इसने क्या किया कि एक पत्र लिख दिया, पत्र लिखा और लिखा। हालांकि सेनापति था मीर जाफर, और ये हमेशा सपना देखता था बंगाल के नवाब बनने का, बंगाल के नवाब, कि भाई हमेशा इसको यही सपना आता था कि मैं बंगाल का नवाब किस दिन बनूंगा। ठीक, इन्होंने इसको पत्र लिखा, भाई नवाब बना देंगे आपको। इसने स्वीकार कर ली और इस सेनापति ने किया षड्यंत्र। अब यहां पे हो गया षड्यंत्र, जिसको नहीं कहते हैं जालसाजी, तो षड्यंत्र। अब षड्यंत्र के द्वारा क्या हुआ कि जो सिराजुद्दौला की सेनाएं थी, सेना ने कहा कि उसकी आधी संख्या जो थी उसने युद्ध में भाग नहीं लिया, युद्ध में भाग नहीं लिया। और इसके बाद ये जो था सिराजुद्दौला को हरा दिया। अभी हारने के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस सेनापति मीर जाफर को
नवाब की एक कठपुतली बना दी, नवाब के रूप में कठपुतली, कठपुतली बना दी। और हालांकि इसके मंत्रिपरिषद के लोग और अंग्रेज लोग इसको जानते हैं, क्या नाम तो बोलते हैं, जैसे नहीं होता है कि जो दोनों ओर से दलाली करता, कहते हैं भाई कुत्ते की तरह हो, तो इसको बोलते थे कि क्लाइव का कुत्ता है, क्लाइव का कुत्ता, इस नाम से जाना जाता था, क्योंकि इसके पास कुछ था नहीं, बशर्ते था कि चापलूसी करना, बार्गेनिंग करना और कुछ नहीं। तो ये हुआ भाई हार के बाद। और जब हार हुई, अब वो हार कैसे हुई, कैसे, देखिए सबसे पहले जब ये लोग मिले तो इन्होंने एक दोषारोपण किया कि भाई ये लोग लूट रहे हैं, ये कर रहे हैं व्यापारियों से। तो व्यापारियों में क्या हो गई, अराजकता फैल गई, व्यापारियों में अराजकता फैल गई। और उस समय जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, धीरे धीरे वो ईस्ट इंडिया कंपनी नवाबी मामलों में या राजनीतिक मामलों में समावेशित हो रही थी, यानी कि भाग ले रही थी। जैसे नहीं होता है कि भाई दो लोगों के बीच में झगड़ा है, कोई तीसरा सुनते सुनते होता है भाई रहते रहते पास में, चलिए ठीक है बोलने लगा। तो उस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी में अब हर एक राजनीतिक मामलों में थोड़ा बहुत कर रही थी। अब उसमें क्या हुआ कि जो मीर जाफर था, तो मीर जाफर ने भाई षड्यंत्र किया और धीरे धीरे क्या हुआ भाई, ये अफवाह फैलाए लोग कि नहीं कि क्या है कि जो कंपनी है, कंपनियों से या व्यापारियों से लोग बहुत ज्यादा माल लूट रहे हैं। तो इस तरीके से व्यापारियों के मन में एक द्रोह हो गया, यानी द्वेष उत्पन्न हुआ कि नहीं भाई इस तरीके से, और अराजकता फैली। और इसमें आगे नौबत किसकी, युद्ध की। और इस युद्ध में क्या हुआ कि आधे सेनाओं ने भाग ही नहीं लिया और इस बेचारे की, सिराजुद्दौला की हार हो गई। और इसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने पांव पसारना शुरू कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब आगे आपको कल बताया जाएगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो कराया कि ईस्ट इंडिया कंपनी में जो सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध था, उसके डिटेल के बारे में कि कहाँ है प्लासी, क्या पड़ता है प्लासी, कहाँ पे लड़ाई हुई थी, कारण क्या था, सिपाही कितने थे, कैसे था। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और ये कमेंट करके बताइए दोस्तों कि नहीं कैसा लगा वीडियो, आपको समझ में आया या नहीं आया, और क्या मतलब समझ में आया, तो उसके लिए कमेंट जरूर करें दोस्तों।